सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उस रात की बात। ठीक है। इस पाठ में खास करके उस रात की बात में एक ऐसी घटना है जो हम सामान्य लोगों के साथ भी घटती है, लेकिन अक्सर हम उस चीज को समझ नहीं पाते और बाद में एहसास होता है कि हमने जो किया वो गलत किया। हमारा जो ये निर्णय था वो कहीं ना कहीं गलत था। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम क्या करें, सही निर्णय लें। और यह एहसास लेखक को भी बाद में होता है। ठीक है ना। और वो उनको बाद में एहसास होता है कि हम हर समय जो अंदेशा लगाते हैं कि ये सही था, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो बाद में भले ही जो है हमें पता चल जाता है कि नहीं, मैंने जो किया वो गलत किया। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ओके। तो चलिए सीधे पाठ पर आते हैं। हाँ, तो ये रहा आपके सामने पाठ, उस रात की बात। तो चलिए सीधे पाठ में आते हैं, आखिर देखें कि उस रात लेखक के साथ क्या हुई थी घटना। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। लेखक के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो भूल नहीं पा रहे हैं। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से बेकारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। ठीक है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारिन को दो चार पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वो कह रही है कि मैं भिखारी नहीं हूं, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसे के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। ठीक है ना। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है और हम लोग ऐसा करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, हर समय इंसान गलत ही नहीं होता। ठीक है ना। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मेरी पत्नी को दया आ गई, लेखक कह रहे हैं। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। आज के समय में ये 10 रुपए हम मान सकते हैं, तो 10 रुपए में क्या होगा भाई, कोई इलाज तो होने वाला है नहीं। ठीक है ना। तो कह देना कि और घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे शहर में घूम घूम कर मांगू, विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया, सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद, किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा लेखक को। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में, यानी सुनसान जगह, एक बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की, पर सब बेकार। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। ठीक है। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या है,
और आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ की हुआ हुआ की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है, गीदड़ की आवाज की हुआ हुआ आवाज सुनाई दे रही थी। लगता था क्या है, सुनाई दे रही दे हाँ, देने लगी थी। फिर उसके बाद क्या है, जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा घबरा उठा। ठीक है, अचानक मेरी नजर सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। ठीक है, और उसके बाद साइकिल सड़क के मोटरसाइकिल मतलब मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूर पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी, एक छोटा सा एक बस्ती, मतलब गांव से भी छोटा रूप। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुंच जाऊं। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव में सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर में वहीं ठहर जाऊं, ऐसा उस बुढ़िया ने कहा। ठीक है ना। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। ठीक है, उसके बाद हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। क्यों भाई, यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने दरवाजे पर आई थी, वही उसी दिन। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। अब तो मुझसे खाया नहीं जा रहा था, लेखक कह रहे हैं, लेकिन किसी तरह से मैंने रोटी को खाया। मन ही मन में उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। मुझे खुद में शर्म आ रही थी कि मैंने ऐसा किया, और आज यही बुढ़िया मेरा साथ दे रही है। मैंने बहुत गलत किया। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। देख लीजिए, चारपाई पर सोया हुआ है, ये दोनों सब जमीन पे लेटे हुए। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में ही मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। अरे सुबह ऐसे ही थोड़ी चले जाओ, कम से कम चाय ही पी लो। ठीक है ना। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की है। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहां से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूंगा। तो यह थी मिथिलेश्वर की कहानी। ठीक है ना, उस रात की बात। ठीक, धन्यवाद।